So hi everyone, this is Akshansh Garg. So welcome to this super fast revision series. So in this video we will do exemption chapter and the purpose of this revision series is that कि भाई आपकी सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई, आपने एक बार इनफैक्ट रिवीजन भी अच्छे से हो गया, उसके बाद अगर आपको बहुत कम टाइम में रिवीजन करना है तो ये वीडियोस आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड दीज वीडियोस आर वेरी परफेक्ट। कंप्लीट डिटेल में रिवीजन वीडियोस की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, तो वो तो आप देख ही सकते हैं। बट हाँ, अगर आप कोई लोग सोच रहा होगा कि भाई पहली बार पढ़ रहे हैं और इस वीडियो से पढ़ लें तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये जस्ट फॉर रिवीजन है कि भैया आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एग्जाम के टाइम काफ़ी हेल्प करेगी आपके लिए। बाकी रिवीजन प्लेलिस्ट है, और जिन लोगों ने मेरी क्लासेस देखी है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं भी देखी उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लाइक जरूर मार देना। और एग्जामेशन के अंदर, जैसे एग्जामेशन का एक बहुत बड़ा फोबिया है कि भैया एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्शंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन हैं उसको अपन कवर करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए फॉर नवंबर 24 एंड May 25, स्पेशली नवंबर 24 से पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, लाइक आई एम इन ऑगस्ट 7 ऑगस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर। देखिए, सबसे पहले आता है वेटनरी सर्विसेज। वेटनरी के अंदर जितने भी एनिमल्स से रिलेटेड पेट वगैरह को कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हो, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हो, जितना भी खर्चा होता है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। सिंपल है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि कोई भी पेशेंट है, सपोज करो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसने हॉस्पिटल वाले को पैसे दिए, किस लिए एडमिट हुआ? ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट की तरह और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, अबनॉर्मलिटी एंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो हेल्थ केयर का मतलब क्या क्या होता है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, प्रेगनेंसी एंड अबनॉर्मलिटी। ठीक है, अब पेशेंट हॉस्पिटल को कितना भी पैसा देगा वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। हॉस्पिटल डॉक्टर्स को कितना भी पैसा देगा, चाहे वो डॉक्टर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तब तो वैसे भी नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा। चाहे वो क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर है आपका, वो पर ऑपरेशन वाइज आए, पर पेशेंट वाइज आए, पर मंथ वाइज आए, कैसे भी कंसल्टेंसी फीस से डजेंट मैटर, हॉस्पिटल डॉक्टर को जितना भी पैसा देगा वो भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। और हॉस्पिटल जो पैसा अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन मनी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट ने हॉस्पिटल को 10,000 रुपीज दिए, वो तो एग्जाम्प्ट है। हॉस्पिटल ने डॉक्टर को 7,500 रुपीज दिए, वो भी एग्जाम्प्ट है। और हॉस्पिटल ने अपने पास 2,500 रुपीज रिटेंशन मनी रखा, सो दैट उसका एक्सरे मशीन खरीदना हो गया, साफ सफाई का खर्चा हो गया, इतना सारा स्टाफ वगैरह रहता है, नर्सिंग स्टाफ वगैरह लगा रहता है, लिफ्ट मेंटेनेंस वगैरह, तो रिटेंशन मनी हॉस्पिटल अपने पास रखता है, जिसमें उसका प्रॉफिट वगैरह भी आ गया, वो भी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है। तो देखो, किसी भी स्टेप पे अगर टैक्स लगाती गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली पेशेंट का ही करता। तो जो पैसा पेशेंट हॉस्पिटल को देगा वो भी एग्जाम्प्ट है, जो हॉस्पिटल डॉक्टर को देगा वो भी एग्जाम्प्ट है, और जो हॉस्पिटल अपने पास रखेगा वो भी एग्जाम्प्ट है, जिसको अपन रिटेंशन मनी बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा, हॉस्पिटल अगर क्या कर रहा है, सॉरी पेशेंट अगर क्या कर रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है एम्बुलेंस में बैठ के, तो एम्बुलेंस में भी जितना पैसा देगा वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर है और पेशेंट दिल्ली के अंदर है। अब एम्बुलेंस उसको गुड़गांव से दिल्ली लेने जा रही है, एम्बुलेंस खाली जा रही थी, तो एम्बुलेंस ने क्या किया, कुछ लोगों को बिठा लिया, कुछ पैसे लेके, पेशेंट्स को नहीं, ऐसे किसी लोगों को बिठवा लिया कि चलो आपको दिल्ली छोड़ देंगे, दिल्ली 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 करते हुए एम्बुलेंस वाले ने लोगों से 5 लोगों को बिठाया, 500 रुपये ले लिए, वो टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस में अगर पेशेंट ट्रैवल करेगा तो ही एग्जाम्प्ट है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब उसने क्या किया, रूम वगैरह लिया, तो जो रूम होगा वो भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो जाएगा, वो भी एग्जाम्प्शन मिल जाएगी। ठीक है, पर रूम के केस में लिमिट है कि जो अगर रूम का अमाउंट मोर देन 5,000 रुपीज हुआ पर डे अगर मोर देन 5,000 हुआ तो रूम फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में गवर्नमेंट बोलती है आजकल हॉस्पिटल कम होटल ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, रूम का अमाउंट मोर देन 5,000 होगा, दैन दैट केस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन 4 तरह के रूम है, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। वो है इंटेंसिव केयर यूनिट, इन आईसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, और न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बच्चों के लिए। तो इन रूम का अमाउंट चाहे कितना ही हो, 7,000 और 10,000 और 50,000 और 1 लाख रुपीज और डजेंट मैटर, वो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, पेशेंट हॉस्पिटल से अब घर जा रहा है तो भी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई डिसीज्ड पर्सन है, डेड पर्सन है, और वो एम्बुलेंस की सर्विस ले रहा है तो वो सप्लाई चैप्टर के नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर पेशेंट ले रहा है, जिंदा पर्सन ले रहा है, तो वो एग्जाम्पशन चैप्टर में चला जाता है। ठीक है साहब, जब भी हेल्थ केयर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको लिख के आना है कि हेल्थ केयर सर्विसेज कौन कौन दे सकता है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। हेल्थ केयर का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है, भले क्वेश्चन में कुछ भी पूछे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि हॉस्पिटल अगर पेशेंट को खाना देता है, तो अगर हॉस्पिटल पेशेंट एडमिटेड पेशेंट को खाना देगा, ओपीडी वाले पेशेंट नहीं, एडमिटेड पेशेंट को डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे खाना मिलेगा, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर हॉस्पिटल का खाना कोई विजिटर खा रहा है, ओपीडी वाला पेशेंट खा रहा है, या डॉक्टर या स्टाफ खुद खा रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट ये आता है कि हेल्थ केयर के अंदर आखिर आता क्या क्या है। तो इन्होंने बोला देखो, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी,
ये सब आता है, रिक्की नहीं आता भाई। हेल्थ केयर के अंदर कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो होना चाहिए। कल को तो बंगाली बाबा भी बोले कि भैया मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी सही करता हूँ झाड़ा दे दे के, ठीक है, मैं भी भूत भगा देता हूँ, तो वो सब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी, यही रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह भी हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते। तो देखो भाई, अगर जेन्युइन रीजन है, फॉर एग्जांपल जेनेटिकल डिफेक्ट है, एक्सीडेंटल केस है, तो अलाउड है। अगर आप ऐसी लग्जरी करवा रहे हो जैसे प्रियंका चोपड़ा लिप सर्जरी करवा रही है, वीरेंद्र सहवाग हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है साहब, सॉर्टेड है यहाँ तक। तो ये सारे सर्कुलर वगैरह 10,000 रुपीज़ के जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिए थे, मैंने आपको सब बोल दिए। हेल्थ केयर आप पे आपको खत्म होता है। अगर आप हेल्थ केयर का कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे जैसे हेल्थ केयर से, तो क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन यही लिखी होती है, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज बाय हेल्थ केयर देखिए, हर जगह यही लाइन लिखने को आपको मिलेगी, तो आप ये लाइन लिख के आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, हम हेल्थ केयर के बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए साहब, अगर आप एयर की बात करते हो तो एयर के थ्रू तो कंप्लीटली टैक्सेबल है ही, क्योंकि एयर तो वैसे भी लग्जरी सर्विसेज में आता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, जहां से अगर फ्लाइट जाएगी, टेक ऑफ करेगी या लैंड करेगी, तो भी कंप्लीटली एग्जम्प्ट रहेगा। वो कौन से स्टेट्स हैं तो आपको याद कर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर्स के अंदर आपने देखे होंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बगडोगरा। बगडोगरा आपको ध्यान में रखना है, बस बगडोगरा वहां पे नहीं आता, यहाँ पर है, तो बगडोगरा को ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे स्टेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला ही पॉइंट आता है कि एंट्री नंबर 16, वैसे तो कुछ काम की है नहीं, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट आरसीज, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ये स्कीम है क्या, बेसिकली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे गवर्नमेंट ने फ्लाइट पे जीएसटी पे हटा दिया, लेकिन अभी भी फ्लाइट्स खाली ही चल रही हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम लेके आई, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। गवर्नमेंट क्या, फ्लाइट कंपनीज क्या बोलती है कि देखो भैया फ्लाइट खाली चल रही है, हम तो फ्लाइट चलाएंगे ही नहीं। खाली फ्लाइट चलाने का क्या मतलब, लॉस में चलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो बंद ही कर दोगे तब तो और भी दिक्कत है। गवर्नमेंट ने कहा जितनी सीट्स खाली रहे ना, जितनी गैप फंडिंग है, जितना भी डिफरेंस का अमाउंट है गैप का, उसका पैसा हम आपको देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, फ्लाइट कंपनी फ्लाइट चलाएंगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, रिसीवर हो जाएगी, फ्लाइट कंपनी सप्लायर हो जाएंगी। जो पैसा देता है वो रिसीवर होता है, जो पैसा लेता है वो सप्लायर होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी ना, ये डिफरेंस के पैसे का, वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं एयर के रेलवे के केस में। रेलवे के केस में देखो, एसी और फर्स्ट क्लास तो ऑलवेज टैक्सेबल, दिमाग नहीं लगाना। स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, ये सब तो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, कुछ याद करने जैसा चैप्टर में है ही नहीं, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। फिर आता है मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे। ये देखो आम जनता की जरूरत के लिए है। अब भले ही मेट्रो या मोनोरेल में एसी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जम्प्ट रहेगा। अब आते हैं लैंड रूट पे। लैंड के केस में स्मॉल व्हीकल और बिग व्हीकल दोनों होते हैं। स्मॉल व्हीकल क्या बोलता है, समझना मेरी बात। रेडियो टैक्सी और रोपवे। रेडियो टैक्सी क्या होता है, जहाँ पे ड्राइवर को आपकी लोकेशन पता हो, आपको ड्राइवर की, जैसे ओला उबर होता है, उसको रेडियो टैक्सी बोलते हैं, तो ये कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर हम मीटर कैब, ऑटो रिक्शा की बात करें, ई रिक्शा की बात करें, मीटर कैब क्या होता है, जो मुंबई में चलती थी ना, मुंबई और कैलकाटा में काली पीली टैक्सी, मीटर कैब वो होता है, वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो जाएगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आप जो हाथ दे के रुकवाते हो, सब एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटर कैब भी आप मुंबई एयरपोर्ट के बाहर चले जाओ, आपको मीटर कैब खूब सारी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आपने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बाइक, मीटर कैब, ये सब अगर आपने ईसीओ के थ्रू मंगाया, ओला उबर के थ्रू मंगवाया, तो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा है। अब अपन बिग व्हीकल में आते हैं, बस के केस में आते हैं। बस चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, फर्क नहीं पड़ता। अगर एसी बस होगी तो गवर्नमेंट की वॉल्वो हो, चाहे प्राइवेट में पार्शनाथ ट्रैवल हो, महालक्ष्मी ट्रैवलर्स हो, या आपके चार्टेड बस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एसी बस है तो कंप्लीट टैक्सेबल हो जाएगी। नॉन एसी बस है, जैसे सरकारी बसें नॉन एसी चलती हैं जयपुर टू दिल्ली 200-300 रुपए में, कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। इनफैक्ट प्राइवेट बस भी चलती है नॉन एसी, तो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर टूरिज्म पर्पज है, सपोज करो आप नॉन एसी बस को अपने पर्सनल पर्पज के लिए हायर कर रहे हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो, किसी बस शादी में लेके जा रहे हो, किसी भी काम में पर्सनली हायर कर रहे हो नॉन एसी बस, तो टैक्स लग जाएगा जीएसटी में। जहां पे भी आपको टूरिज्म दिखेगा वहां पे आपको जीएसटी लगा देना है। आगे वाटर के केस में आते हैं। वाटर क्या बोलते हैं, समझना मेरी बात। इनलैंड वाटरवेज, इंडिया के अंदर अगर आप पानी से कहीं से भी ट्रैवल करेंगे तो एग्जम्प्ट है, बट टूरिज्म पर्पज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंडिया के बाहर अगर आप ट्रैवल करेंगे तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिया के बाहर अगर आप ट्रैवल करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जीटीए के ऊपर। जीटीए क्या बोलता है, गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस। देखो डिटेल में एग्जामिनेशन का मेरा रिवीजन वीडियो है ही वैसे भी अवेलेबल। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में आते हैं। एक एडवाइस मैं आपको और दूंगा, देखो साहब, अगर आपको लगता है ना कि आपकी प्रिपरेशन सॉलिड नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो गो फॉर माई फास्ट ट्रैक बैच। मेरा नहीं, किसी का भी ले लो, पर अपना करियर खराब मत करो, क्योंकि एक अटेम्प्ट की कॉस्ट आपके 8 से 10 लाख, मतलब 5 से 6 लाख रुपए की तो बेर मिनिमम होती है। 12 लाख रुपए का तो पैकेज लगता ही है। मेंटल स्ट्रेस अलग है, उसको तो छोड़ो आप। तो किसी की भी क्लास ले लो। क्लास में क्या, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, फास्ट ट्रैक 100-110 घंटे का फास्ट ट्रैक है, उसमें सारे क्वेश्चंस भी हो गए। खुद से क्वेश्चंस भी करने बैठोगे तो भी आईटीसी के क्वेश्चन में 40-50 40-50 आवर्स खराब कर दोगे आप। बहुत जल्दी चीजें कवर कर हो जाती हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, 70-75 70-65 80 नंबर आपके आ गए, काम खत्म, आपका ग्रुप हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट मी। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी में दिक्कत है, क्लास लेके खत्म करो,
डिले नहीं करो इस प्रोसीजर को, आगे बढ़ते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ऐसे आप सोच रहे हो कि खाली यूट्यूब रिवीजन वीडियो से कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो आपकी उस लेवल की फिर प्रिपरेशन होनी चाहिए। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या बोलता है समझना मेरी बात। गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस जीटीए, तो देखो मैं एग्जाम्शन भी आपको साथ के साथ एग्जाम्शन और आरसीएम दोनों चीजें याद कराता हूँ। देखो जीटीए अगर अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा, जीटीए अगर अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है, मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। लॉजिक क्या है अपने क्लास में काफी डिस्कशन किए हैं, इनफैक्ट रिवीजन वीडियोस के अंदर भी थोड़ा बहुत तो समझा है। जीटी अगर अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो एग्जाम्प्ट है। जीटी अगर अपनी सर्विस किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा तो भी एग्जाम्प्ट है, बहुत बढ़िया। जीटीए रेल वेसल या जीटीए रेल वेसल या जीटीए अगर मंडोर वाली सर्विसेज देंगे तो भी एग्जाम्प्ट है, याद करिए। रेल वेसल या जीटी अगर मंडोर वाली सर्विसेज देंगे तो भी एग्जाम्प्ट है। देखिए समझना मेरी बात, जीटी अपनी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा, गवर्नमेंट को देगा तो एग्जाम्प्ट है ही। और रेल वेसल जीटी अगर मंडोर वाली सर्विस देंगे, मंडोर का मतलब क्या होता है, एम फॉर मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस राइस। एम का मतलब सिर्फ मिल्क नहीं होता, इसके अंदर राइस भी आता है, फ्लोर भी आता है, सॉल्ट भी आता है, सब आते हैं। एग्जाम में सॉल्ट पूछ ले, अब आप बोलो एम में तो था ही नहीं आ रहा, एम मतलब मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस राइस। ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एन फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। आप इस मंडोर की जगह रैंडम फुल फॉर्म भी बना सकते हो, मैंने मंडोर इसलिए बनाई क्योंकि मंडोर एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चलती है जोधपुर टू दिल्ली, तो रेल से ही लिंक्ड है तो इसलिए मंडोर बना दिया। तो रेल वेसल या जीटीए मंडोर वाला सामान अगर जाएगा तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर मंडोर वाला सामान एयर से जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी था एमसीक्यू बुकलेट में सुपर एयरलाइंस वाला करके कि भाई जो देखो एम फॉर मिल्क सॉल्ट फूड इंक्लूडिंग फ्लोर पर्सन, ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एन फॉर न्यूज़पेपर, डी फॉर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, आर फॉर रिलीफ मटेरियल। कि भाई एमसीक्यू क्या आता है, एक जगह बाढ़ आ गई, बाढ़ में रिलीफ मटेरियल पहुंचाना था, रेलवे से पहुंचाया तो रेलवे ने जो खर्चा लिया उस पर तो जीएसटी नहीं लगा, एयर से पहुंचाया उस पर जीएसटी लग जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जीटीए का आरसीएम एफसीएम भी अगर आपको याद आ रहा होगा याद करिए। वो जीटीए अगर किसी अनरजिस्टर्ड को देगा तो एग्जाम्प्ट है, रजिस्टर्ड को देगा तो टैक्सेबल है। पर अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन चूज कर रहा है तब तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर जीटीए 5% वाला ऑप्शन चूज कर रहा है तो पहली प्रायोरिटी आरसीएम, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। लेकिन अगर जीटीए रजिस्टर्ड है और 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है और जीटीए डिक्लेरेशन लिख के दे दे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में जमा कराने के लिए, तो फिर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे देगा और वो डिक्लेरेशन 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा। तो देखो जीटीए का भी हमने वैसे तो आरसीएम चैप्टर में पूरा चार्ट है ही, लेकिन यहाँ पे भी लिख दिया कि जीटीए अगर अपनी सर्विसेज मंडोर को देगा तो एग्जाम्प्ट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो भी एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट को देगा तो भी एग्जाम्प्ट है, रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो टैक्सेबल है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आपके एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशन का मैंने कॉन्सेप्ट भी बनाया था, तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हर बार एजुकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। देखो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस देगा, कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस देगा, पहला सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है स्कूल, चाहे वो छोटे बच्चों का स्कूल हो चाहे 12th तक का स्कूल हो। दूसरा कोर्सेज रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, जैसे सीए, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, बीएससी, ये सब बीटेक, ये सब क्या है, कोर्स रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। थर्ड अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, जैसे आईटीआई वगैरह जो होता है, सिंपल से आईटीआई की कोर्सेज सुने, वो मशीन चालू बंद करना सिखा दिया, आप अपना बेसिक बेसिक काम सीख जाओ जिससे आपकी लाइफ जिंदगी चलती रहे, थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। तो देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर से तीन ही चीजें कवर्ड है और गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सी भी सर्विस देगा किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये तो बात हो गई देने की। अब सर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को क्या क्या सर्विसेज देगा, जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने की सर्विस देगा, उसके बाद में फीस लेगा तो एग्जाम्प्ट है। स्कूल कभी पिकनिक पे जा रहा है, पिकनिक के पैसे ले लिए, स्पोर्ट्स के पैसे ले लिए, स्विमिंग पूल के पैसे ले लिए, ये है ना, ट्रेनिंग कोई दूसरी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, एग्जाम्प्ट है। स्टाफ से क्या पैसे लेगा, जैसे स्टाफ का पर्सनलिटी डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग चल रही है, स्टाफ से 10,000 रुपीज ले लिए, कोई जीएसटी नहीं। तो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से कोई सा भी पैसे लेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तीन ही कवर्ड है तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिर्फ देने देने से तो नहीं चलता, बहुत तरह की सर्विसेज लेनी भी पड़ती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेनली 5 तरह की सर्विसेज लेता है, वो भी हर किसी के लिए एग्जाम नहीं है, डिपेंड करता है किसके लिए कौन सी एग्जाम है। देखिए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेनली 5 तरह की कौन सी सर्विसेज लेता है, पहले लेता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, बहुत ही बढ़िया। दूसरी लेता है केटरिंग सर्विसेज, खाने की सर्विसेज लेता है इंक्लूडिंग मिड डे मील। थर्ड लेता है सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज। चौथा लेता है सर्विसेज रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जाम। और फिफ्थ लेता है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल। तो देखो भाई साहब, जो पहली 3 सर्विसेज है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है ये स्कूल अगर लेगा तो ही एग्जाम्प्ट है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट है, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट को लगता है कि स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेता है तो ही एग्जाम्प्ट है, कॉलेज लेगा तो नहीं, स्कूल लेगा। ठीक है, स्कूल अगर केटरिंग की सर्विस लेता है तो एग्जाम्प्ट है। और स्कूल अगर सिक्योरिटी या हाउसकीपिंग की सर्विस लेता है, सिक्योरिटी मतलब बॉडीगार्ड, हाउसकीपिंग मतलब साफ सफाई की सर्विसेज, तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की सर्विसेज अगर स्कूल प्रीमिसेस में लेगा तो ही एग्जाम्प्ट है, स्कूल के बाहर लेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
स्कूल का एक एनुअल डे का फंक्शन था। स्कूल का क्या था? एनुअल डे का फंक्शन था। अब स्कूल ने क्या किया, एनुअल डे का फंक्शन अपने स्कूल में ना करवा के किसी बाहर ऑडिटोरियम में करवाया। वहां इन्होंने ट्रांसपोर्ट, वहां पे सपोज करो इन्होंने खाने की सर्विस ली, बाहर स्कूल के बाहर ऑडिटोरियम में जो इवेंट था वहां खाने की सर्विस ली, एग्जम्प्ट हो जाएंगी। वहां पे बच्चों को लेके गए बस से, एग्जम्प्ट हो जाएगी। वहां पे इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ली वहां पे, वो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की सर्विसेज अगर आप स्कूल प्रीमिसेस में लोगे तो ही एग्जाम हो। ठीक है। फोर्थ आता है कंडक्ट ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम करवाने की सर्विस। तो इन्होंने बोला चाहे स्कूल ले, चाहे कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ले, चाहे अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज ले, कोई भी ले, कंप्लीटली एग्जाम रहेगा। जैसे आप एग्जाम सेंटर रेंट पे ले रहे हो, एग्जाम पेपर प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, पेपर सेटर को पैसा दे रहे हो, ये सब क्या हो जाएगा, चाहे स्कूल दे, चाहे कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ले, चाहे अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज में, तीनों टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले तीन सर्विस एक्सक्लूसिवली स्कूल के लिए एग्जाम है। ठीक है। तो अगर मैं यूं कहूं स्कूल के लिए 1 2 3 4, क्योंकि 4 तो सभी के लिए एग्जाम है, कोई भी ले, तो 1 2 3 4 स्कूल के लिए एग्जाम है। फोर्थ और फिफ्थ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ के लिए एग्जाम है। जैसे अपनी आती है ना जनरल, ये स्कूल की देखो आईसीआई की जनरल आती है, तो लॉ मेकर्स को लगता है कि भाई हायर स्टडीज कर रहे हैं तो जरूरत है इन लोगों को, तो वो एग्जाम है। तो देखो 1 2 3 4 स्कूल के लिए एग्जाम है, फोर्थ और फिफ्थ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल के लिए एग्जाम है, और पॉइंट नंबर फोर्थ अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज के लिए एग्जाम है। चलो मैं कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है वही एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने बुक में लिख दी थी, अब की बार की बुक अपग्रेड करती है थोड़ी सी, जैसे आप एग्जामिशन देखोगे तो हमने काफी चीजें नई ऐड कर दी है। बट मैंने बच्चों को ऐसे प्रोवोक नहीं किया कि नई बुक खरीदो, क्योंकि अमेंडमेंट ज्यादा नहीं थे, बट बुक्स को अपग्रेड कर दिया। जैसे लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कयू ट्रांसपोर्टर्स करके एक ट्रांसपोर्टर है, कॉलेज ने उसको 15 लाख रुपीज पे किए। कॉलेज ने कहा कि हम आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं कयू ट्रांसपोर्टर्स की, टैक्सेबल होगा एग्जाम, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस स्कूल लेगा तो ही एग्जामेशन है, कॉलेज लेगा तो टैक्सेबल है। लेकिन अब समझना, कॉलेज ने क्या किया, बच्चों से 10 लाख रुपीज लिए ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, वो एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सी भी सर्विस देता है स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, बच्चों से कोई सा भी पैसा लेता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहे कोई सा भी हो, एनी सर्विस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सी भी सर्विस देता है किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, तो एग्जाम है। तो ये 10 लाख रुपीज एग्जाम हो जाएगा। समझना, यहाँ पे स्कूल होता कॉलेज की जगह, तो क्या होता, स्कूल अगर कई ट्रांसपोर्टर से सर्विस लेता और 15 लाख रुपीज का पेमेंट करता तो वो भी एग्जाम हो जाता, क्योंकि स्कूल तो ले ही सकता है ना। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल और डाल दिए। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, कैंपस इंटरव्यूज के लिए कंपनी से पैसा लिया। जैसे सपोज करना कि कोई आईआईटी है, सपोज आईआईटी बॉम्बे है। अब आईआईटी बॉम्बे के अंदर गूगल आई, तो गूगल आईआईटी बॉम्बे को पैसा देती है। सर क्यों देती है? अरे इतना सारा रिसोर्सेज एक ही जगह मिल गया तो पैसा देगी ना। हायरिंग के पैसे बच रहे हैं, उनके हायरिंग प्रोसीजर में बहुत पैसे लगते हैं। जैसे सपोज करो आईसीआई के अंदर कोई कंपनी आई, लेट्स सपोज हीरो मोटोकॉर्प आई, तो हीरो मोटोकॉर्प आईसीआई को पैसा देगी कि भैया इतना अच्छा यंग टैलेंटेड क्राउड आपने एक जगह दे दिया, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है। तब आईसीआई क्या कर रहा है, उनसे पैसा ले रहा है, तो आईसीआई सर्विस दे रहा है किसको, कंपनीज को, टैक्सेबल है। सिर्फ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से पैसा लेगा तो ही एग्जाम है। तो सब एग्जाम वाले पॉइंट है जिनको मैंने फ्यू मोर एग्जांपल्स में डाल दिया। सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज आपने स्कूल प्रीमिसेस मिली तो एग्जाम है, स्कूल के बाहर ली टैक्सेबल हो जाएगी। ये सब आपको वही पॉइंट है जो मैंने बताया। एक ये वाला पॉइंट भी देख लो, जैसे सपोज करो मैंने स्कूल खोला एकेजी स्कूल, अब मेरे को सीबीएसई से एफिलिएशन करवाना है, एफिलिएशन के लिए मेरे को सीबीएसई को 10 लाख रुपीज पे करना है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एकेजी स्कूल ने ऑनलाइन क्या किया, एक ऑनलाइन जर्नल ली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो जर्नल है ना वो कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ के लिए एग्जाम है बस। ठीक है साहब, एजुकेशन भी आपका खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एजुकेशन के अंदर हमने देखा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 5 तरह की सर्विसेज लेता है। मैंने मेरे ये वर्ड से, मैंने गुड्स नहीं बोला। ठीक है, अगर आपको कभी पेपर में मिले कि एक स्कूल ने पेपर की रिम खरीदी, एग्जाम में काम आएगी उनके, वो टैक्सेबल है। खाली पेपर खरीद रहा है तो गुड्स खरीद रहा है ना भाई, हम तो सर्विसेज पढ़ रहे हैं ना, 5 तरह की सर्विसेज एग्जाम है। रिकॉल हो रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोग को। ठीक है, लाइक जरूर मार देना भाई, देखो अगर नहीं मार रहे चीटिंग। मैंने देखा है लोग मेरे वीडियोस देखते हैं खूब सारे, लाइक भी कोई नहीं मारता, सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता, और मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है बाकी लोगों के, मेरे कंपैरिजन में जिनके व्यूज हमारे जितने आते हैं उनके काफी ज्यादा है। कर दिया करो कभी कभी, मैं बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि करो ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुनना मेरी बात। और क्या पॉइंट था स्पेशल? अच्छा, आपने क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाया, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाना इस सर्विस लेना, पर खाली पेपर खरीदना इज गुड्स, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो पेपर प्रिंट करवाया वो एग्जाम है, पर खाली पेपर खरीदा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन भी खत्म, हेल्थ केयर भी खत्म अपना। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने क्या बोला, देखो एग्रीकल्चर बेसिकली गवर्नमेंट ने सारा एग्जाम कर रखा है। भाई एग्रीकल्चर के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, फ्लावर वगैरह भी आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, एग्रीकल्चर के अंदर मछली वगैरह, फ्लावर वगैरह, एनिमल वगैरह सब आ गए। एनिमल से दूध वगैरह मिलता है, ये भी सब एग्रीकल्चर का में आ जाता है। एग्रीकल्चर का मतलब है कि
बेसिक जो नेचर से मिले उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसका असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो। जैसे अपन को खेतों से आलू मिल रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट आप उसको चिप्स बना के बेच रहे हो, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इन्होंने बोला कि भैया फार्मर्स को कोई भी मशीन वगैरह रेंट पे लेनी हो, फार्मर्स क्या करते हैं, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग वगैरह की सर्विसेज लेते हैं, फसल को काटते वगैरह, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, है ना, फसल का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते हैं, सब एग्जाम्प्ट है। वैसे भी आपने देखा था जीटीए अगर मंडोर वाली सर्विसेज देगा तो एग्जाम्प्ट है, मंडोर के अंदर ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फार्मर्स को कोई मशीन वगैरह रेंट पे चाहिए, कोई वर्कर्स वगैरह रेंट, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर्स वगैरह चाहिए, उनको कुछ पैसा दे रहे हो, वो भी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है। फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल करवाना, अगर आप फील्ड पे पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हो वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर आप वेयर हाउस में पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हो वो टैक्सेबल है। कुछ टाइम पहले तक वो भी एग्जाम्प्ट हुआ करता था, तो ध्यान रखना, फ्यूमिगेशन ऑफ वेयर हाउस इज नाउ टैक्सेबल, अर्लियर इट यूज्ड टू बी एग्जाम्प्ट। ठीक है साहब, अब समझना मेरी बात। और इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले कि राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो पैडी का तो सारा खर्चा ही एग्जाम्प्ट है, लेकिन राइस का भी गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया। क्या क्या एग्जाम्प्ट कर दिया राइस के केस में? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया राइस के केस में। आपको दिख पा रहा होगा एंट्री नंबर 24, बहुत ही बढ़िया। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बात देखो, एंट्री नंबर 24 बी, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखो वैसे सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, जैसे कोई फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल है, ठीक है, वो तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है, उसका तो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज सब एग्जाम्प्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। पर सपोज करो नहीं भी है, अगर जैसे कोई सीरियल है, पल्सेज है, पल्सेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती, गवर्नमेंट ने कहा भले ही नहीं हो, फिर भी इनका एटलीस्ट वेयर हाउसिंग तो एग्जाम्प्ट होगा ही होगा हर हालत में, वेयर हाउसिंग तो हर हालत में इनका एग्जाम्प्ट होगा ही होगा। ठीक है साहब, इनका पहले तो बहुत लंबी लिस्ट थी, अभी 4 ही आइटम रह गए, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे जानवरों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बेबीज प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, जैसे हैंस वगैरह का करते हैं। ठीक है, बट घोड़ों ने मना कर दिया, घोड़ों ने कहा भैया हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं, घोड़ा प्रजाति पे कलंक है अगर हमारा भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो। क्लास के एग्जांपल्स आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका खत्म होता है इसी के साथ। अब अपन आते हैं गवर्नमेंट वाले केस में, तो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, देखो गवर्नमेंट आम जनता के लिए बनी है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि आम जनता के केस में हम सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर दें, और जो रजिस्टर्ड लोग हैं, बिजनेस जो रजिस्टर्ड आदमी है, उनको अगर हम सर्विसेज देंगे तो उनसे हम टैक्स लें। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना प्रेफर नहीं करती, गवर्नमेंट यही चाहती है कि टैक्स आरसीए में वो रिसीवर ही दे दे, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सर्विसेज दे रहा है वही आरसीए में टैक्स दे दे, ऐसा गवर्नमेंट चाहती थी। अब सुनना, गवर्नमेंट की सर्विसेज वैसे तो आम जनता के लिए एग्जाम्प्ट है, लेकिन फिर भी कुछ सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को टैक्सेबल करनी पड़ी। पहला था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोई सी भी सर्विस दें कंप्लीटली टैक्सेबल है, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट की कुछ सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, जैसे पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वेट 10 ग्राम से कम है। आगे देखो, अगर गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विस देती है तो भी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस देती है तो भी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये तीनों तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये तीनों तो कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी, ये तीनों कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएंगी। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विसेज आम जनता के भले के लिए होती है, गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि हम एग्जाम्पशन दें, लेकिन इन तीनों के केस में कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएंगी। टैक्सेबल क्यों करी? क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वैसे ब्लू डार्ट डीटीडीसी भी है, तो गवर्नमेंट ने वो भी टैक्स लगा रखा है। तो फिर अगर आप गवर्नमेंट अपना एग्जाम कर देगी तो फिर वो लोग रोएंगे नहीं क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई फेयर कंपटीशन मैनेज रहे, इस कारण से उनका भी टैक्सेबल है, तो फिर हमारा भी टैक्सेबल कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, जैसे है प्राइवेट बसें टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट को सरकारी बसें भी टैक्सेबल करनी पड़ी, एसी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नॉन एसी बस तो एग्जाम थी, तो ये लिस्ट सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन है, अगर कभी एग्जाम्पशन मिल रही है तो बात अलग है, जैसे हम नॉन एसी बस है तो एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट है। तो ये पहली 3 सर्विसेज है ना, अगर ये गवर्नमेंट किसी को भी देगी दैट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, चाहे 1 रुपए का अमाउंट क्यों ना हो, फुल्ली टैक्सेबल है, और फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी। चौथा आता है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विस देती है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, गवर्नमेंट ही टैक्स देगी क्योंकि भाई वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो टैक्स लगेगा आरसीएम में, रजिस्टर्ड पर्सन देगा। ठीक है साहब, तो पहली 3 सर्विसेज कौन सी हो गई? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। दूसरा था सर्विसेज रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। थर्ड था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। इन तीनों में तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स देगी, ठीक है, या किसी को भी दे। चौथी थी रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विस, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन लेगा रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विस तो क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगी, और रजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। और फिफ्थ थी एनी अदर सर्विस, इन चारों के अलावा कोई सी भी सर्विस अगर गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी तब तो एग्जाम्प्ट था, और रजिस्टर्ड को देगी तो आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स तभी लगाएगी जब अमाउंट 5000 रुपीज से ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि आरसीएम में टैक्स हम तभी लगाएं जब
अमाउंट 5,000 रुपीज से ज्यादा हो तो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 5,000 रुपीज की लिमिट लगेगी, तो आंसर इज यस, इसका लॉजिक भी है, अभी टाइम इतना है नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते, अपन ने इसमें पूरा कवर कर लिया। अगला पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट बहुत तरह की सर्विसेज लेती भी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अगर प्योर सर्विसेज ले रही है तब तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन गवर्नमेंट कई बार गुड्स प्लस सर्विस लेती है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कई बार गुड्स प्लस सर्विस दोनों लेती है, गुड्स भी लेती है सर्विस भी लेती है, ठीक है। तो अगर गुड्स का कंपोनेंट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अप टू 25% है, गुड्स का कंपोनेंट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अप टू 25% है, तब तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया स्ट्रीट लाइट रिपेयर का, ठीक है, और बोला गवर्नमेंट ने कि साहब हम आपको 10 लाख रुपीज देंगे, आप लाइट रिपेयर करके दे दो, रिपेयर करके दो, मेंटेनेंस भी आपकी, और कोई ट्यूबलाइट खराब हो गई तो वो भी आप लगाओगे, तो मतलब गुड्स भी यूज करोगे आप। तो अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में गुड्स का कंपोनेंट 25% तक है अगर, तब तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट गुड्स प्लस सर्विस लेती है और उसमें गुड्स का एलिमेंट 25% तक है, तब तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा हो गवर्नमेंट एंटिटी, तो टैक्सेबल करके आ जाना। कैसे सर, समझ नहीं आया? देखो एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से नहीं पढ़ते तुम लोग, रुको। ये आया था आपके नवंबर 23 एग्जाम में, ये देखो, मेड अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अ गवर्नमेंट एंटिटी। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट एंटिटी है, उसको गुड्स प्लस सर्विसेज सप्लाई किए, जिसमें गुड्स का वैल्यू 23% था, अमाउंट था 1,40,000। बच्चे एग्जाम कर दिए क्योंकि गुड्स का वैल्यू 25% से कम है। लेकिन यहाँ पे शब्द गवर्नमेंट एंटिटी लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट एंटिटी लिखा हो तो टैक्सेबल करना, खाली गवर्नमेंट ले तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इफेक्टिव लग रहा होगा, लाइक मार देना। आगे देखो, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार जैसे काफी पीएसयूज होती हैं जो लोन वगैरह लेती है ना, जैसे किसी दिल्ली मेट्रो ने लोन ले लिया किसी जापान की कंपनी से 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का। अब उस लोन की गारंटी भी तो देनी पड़ती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे देती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देने के बदले में दिल्ली मेट्रो से कुछ पैसा लेगी, बोले हम आपकी गारंटी फ्री में थोड़ी देंगे। तो गवर्नमेंट जो गारंटी देने के लिए पैसा ले रही है वो भी कंप्लीटली एग्जम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। ईआरसीसी वाला पॉइंट क्या होता है, डिटेल रिवीजन वीडियो में देखना, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो टाइम इस टाइम में आपको मिल जाएगा, जो भी पॉइंट समझ में आए। गवर्नमेंट बहुत तरह की इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देती है, फार्मर्स को सर्विसेज देती है, आप हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर लो, किसानों को बोल दिया आप ये जमीन यूज कर लो, कुआ यूज कर लो, उसके बदले में पैसा चार्ज करिए, एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देती है कि आपको 30 ईयर्स के लिए 50 ईयर्स के लिए हम जमीन लीज पे दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा लेती है, प्रीमियम अमाउंट, लीज अमाउंट, ये सभी गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है, ठीक है। ठीक है साहब, गवर्नमेंट का हमने चार्ट बना रखा है आपको अच्छे से, आप इसको देखना कि गवर्नमेंट की 3 सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एक बात ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेसल ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एंड पैसेंजर, ये सब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करते हैं, ठीक है। पर आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेके कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगता है, ठीक है साहब। ठीक है भाई, तो ये चार्ट देख लेना। गवर्नमेंट अगर प्रॉपर्टी की सर्विस देती है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तब तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को तो वो आरसीएम में टैक्स देगा, ठीक है। एक बात और, गवर्नमेंट अगर किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगी, अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो आरसीएम में टैक्स लगेगा, और 5,000 या उससे कम है तो एग्जाम्प्ट है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी तो एग्जाम्प्ट है। ये किन के अलावा है, ऊपर वाली सर्विसेज के अलावा। कौन सी ऊपर वाली, ये 3, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयरक्राफ्ट एंड वेसल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, इनके अलावा, उन तीनों में तो ऑलवेज टैक्सेबल था 1 रुपए से अमाउंट फॉरवर्ड चार्ज में। उनके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, और अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो आरसीएम, और 5,000 या लेस है तो एग्जाम्प्ट, अनरजिस्टर्ड को देती है तो एग्जाम्प्ट है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विस देती है तो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, तो वो भी हमने ऊपर कवर कर रखा है। ऊपर वाले चार्ट में रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का वर्ड है और ये तीनों सर्विसेज का वर्ड है, उनके अलावा कोई सी भी सर्विस देते हैं तो ये चार्ट है। बुक नहीं ले लेना, मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो आपको भी लग रहा होगा ये सब पुरानी बुक में नहीं था। ठीक है भाई, तो ये 25% वाली एग्जामेशन भी मैंने आपको पढ़ा दी। एक इंपॉर्टेंट एग्जामेशन ये भी है, ध्यान से देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, कितनी देर का हुआ लेक्चर जस्ट, सर्विसेज स्पोर्ट्स सर्विसेज, सॉरी ये देखो ट्रेनिंग वाला सर्विसेज, तो इसके केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा
देखो बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, जैसे बच्चे दो ही अच्छे, स्वच्छता अभियान, है ना, और बहुत तरह के हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो गवर्नमेंट और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चलाती है। तो इन्होंने बोला कि देखो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और उसमें से 75% या उससे ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। देखो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, तो गवर्नमेंट को बहुत तरह की सर्विसेज लेनी भी पड़ेगी, ठीक है भाई, बहुत तरह की सर्विसेज लेते हैं ना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज लेगी। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जैसे साफ सफाई की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो बहुत तरह की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, किसी से कुछ मंगवाएगी गवर्नमेंट, कुछ स्पीकर्स बुलाएगी, कुछ भी, मतलब तो खर्चा हो रहा है। तो अगर 75% या उससे ज़्यादा का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 75% या उससे ज़्यादा का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज ले रही है ना उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो एग्जम्प्ट है। पर अगर गवर्नमेंट खर्चा 75% से कम कर रही है, और हो सकता है ना कि दो लोग मिलकर कर रहे हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 75% से कम है, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि अगर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है और सर्विसेज ले रहे हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो एग्जम्प्ट है। ठीक है साहब। स्पोर्ट्स के केस में कुछ नहीं, बड़ा आसान सा है कि देखो अगर स्पॉन्सरशिप ऑफ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का मैच है, ठीक है, ड्रीम 11 स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को, एग्जम्प्ट है। जो भी पैसा बीसीसीआई को पे करेगा ड्रीम 11 400 500 करोड़ कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, समझना मेरी बात ध्यान से, कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को आप कौन लोग अगर सर्विस दे रहे हैं, प्लेयर, विराट कोहली हो गया, उन्नको मैच फीस मिलती है मैच खेलने के लिए, आईपीएल वाली नहीं कह रहा, नॉर्मल जिससे देश की शान बढ़े, हॉकी का मैच हो गया, फुटबॉल का मैच हो गया, ये सब देश की शान बढ़े, तो एग्जम्प्ट है। उन्होंने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर, ठीक है। तो अगर ये लोगों को पैसा मिल रहा है, किसको, प्लेयर को, रेफरी को, एम्पायर को, कोच को, टीम मैनेजर को, तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर ये इन लोगों को मिल रहा है, कमेंटेटर, क्यूरेटर, सेलेक्टर, टेक्निकल एक्सपर्ट, ये सब जितने भी एग्जाम में आज तक नाम पूछे गए मैंने सब डाल दिए, ठीक है, कमेंटेटर हो गए, सेलेक्टर्स वगैरह हो गए, टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए, तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है सर। आर्टिस्ट इवेंट एडमिशन सर्विसेज, देखो कोई सा भी आर्टिस्ट है जो म्यूजिक, डांस या थिएटर की सर्विस दे रहा है, कौन, म्यूजिक, डांस, थिएटर की सर्विस, और पर परफॉर्मेंस वो 1.5 लाख रुपीज तक ले रहा है, तब तो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है, और 1.5 लाख रुपीज से ऊपर ले रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या आपको याद आ रहा है ब्रांड एम्बेसडर वाला पॉइंट, याद आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। अगर कोई भी आर्टिस्ट भले ही फॉक या क्लासिकल आर्टिस्ट ही है, फॉक या क्लासिकल आर्टिस्ट ही है और वो म्यूजिक, डांस, थिएटर की सर्विस दे रहा है, फॉक या क्लासिकल आर्टिस्ट ही है और वो म्यूजिक, डांस, थिएटर की सर्विस दे रहा है, पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर दे रहा है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझना मेरी बात, आप किसी को चीता दिखाने लेके जा रहे हो, बोले आओ तुम्हें चीता दिखाएं, आओ तुम्हें कुतुब मीनार दिखाएं, आओ तुम्हें ब्लैक टाइगर दिखाएं, कोबरा दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, मतलब आप नेशनल पार्क में लेके जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेके जा रहे हो, टाइगर रिजर्व में लेके जा रहे हो, जू में लेके जा रहे हो, टिकट अमाउंट कितना भी हो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, ठीक है। आप किसी को किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में लेके जा रहे हो कि आओ तुम्हें हवा महल दिखाएं, कुतुब मीनार दिखाएं, ताजमहल दिखाएं, कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप किसी को अगर सर्कस, डांस, थिएटर, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, प्लानिटेरियम वगैरह, प्लानिटेरियम मतलब तारामंडल, यहाँ पे तारे देखते हैं, वही सब, अवार्ड फंक्शन, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये सब दिखाने लेके जा रहे हो, तो 500 रुपीज तक अमाउंट होगा तो एग्जाम हो जाएगा, उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। भले ही ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस अरिजीत सिंह की हो, जरूरी नहीं फॉक या क्लासिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एग्जाम हो जाएगा। तो 500 रुपीज तक एग्जाम टाइम, मोर देन 500 रुपीज तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सर्विसेज बाय एसोसिएशन, ये क्या होता है, जैसे आप किसी फ्लैट्स में रहते हो तो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं जो मेंटेनेंस फीस लेती हैं आपसे, सोसाइटी वाले। तो अगर सोसाइटी आपकी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसका टर्नओवर ही 20 लाख रुपए से कम है, तब तो वैसे भी जीएसटी की बात आती ही नहीं है। पर सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो पर फ्लैट, पर मेंबर मोर देन 7500 रुपीज चार्ज कर रही है पर मंथ मेंटेनेंस फीस, मोर देन 7500 रुपीज अगर पर मंथ की मेंटेनेंस फीस है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, और 7500 या उससे कम है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, आप जिस फ्लैट में रहते हैं वो मेंटेनेंस फीस पे सही जीएसटी लगाता है कि नहीं लगाता। क्या पता आपकी मेंटेनेंस फीस 5000 रुपीज ही और तो वो भी जीएसटी आपसे लिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। अब कुछ सर्विसेज के केस में ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव बाय एडा हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर ऑफ 2 लाख। अगर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो एडा ने अप्रूव किया और मैक्सिमम कवर अगर 2 लाख रुपीज तक का है तो ही एग्जाम्प्ट है। एमसीक्यू में आपको मिनिमम कवर दे रखा होगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम कवर है 2 लाख का तो ही एग्जाम्पशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है वो देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। तो अगर आप लेबर की सर्विसेज ले रहे हो, किस लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इरेक्शन के लिए, कमीशनिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, किस लिए,
सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं, रेजिडेंशियल यूनिट के लिए तो एग्जाम्प्ट है। कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए तो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम में आपको रिनोवेशन वर्ड लिखा होगा, रिनोवेशन, मेंटेनेंस, इस तरह के सब वर्ड, रिपेयर वर्ड लिखा होगा, तो रिपेयर, रिनोवेशन ये टैक्सेबल है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ही एग्जाम्प्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है साहब। लीगल सर्विसेज के बाद में ध्यान रखिएगा कि लीगल सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देंगे या गवर्नमेंट को देंगे तो एग्जाम्प्ट है। रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे, और वो भी कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन, जो प्रीवियस ईयर में रजिस्टर्ड हो, करंट ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो उसको अगर लीगल सर्विसेज देंगे तो वही बंदा टैक्स देगा, वो भी आरसीएम में। अच्छा, सपोज करो मैंने एक नया बिजनेस खोला करंट ईयर में, और मेरा करंट ईयर में टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का है, और मैंने लीगल सर्विसेज दी तो भी एग्जाम्प्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो मैं अनरजिस्टर्ड था ना। गेटिंग इट और नॉट? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कुछ सर्विसेज हैं, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एक्सेप्ट, सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टैक्सेबल, सर्विसेज बाय आरबीआई टू आरबीआई दोनों टैक्सेबल है। ठीक है, ठीक है साहब। टोल प्लाजा पे सर्विसेज टोल टैक्स वाली वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन थी, ध्यान रखिएगा। शुरू में जो चैरिटेबल ट्रस्ट वाली एग्जाम्पशन थी, ठीक है, आप अगर उसको देखना चाहें तो आप उसको रिवीजन वीडियो से देख लीजिएगा। वैसे जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कवर करवा दी। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और आपको क्या क्या चाहिए तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।